तो चलिए फिर हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक बार टेक्स्ट बुक को चेक करिए, एक बार टेक्स्ट बुक अगर आप रीड करना चाहते हैं या आप चेक करना चाहते हैं तो प्लीज़ चेक करिए, ओके? लेकिन ये जो चीज़ें बता रही हूँ मैं, ये आपके काम की ही हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, जितनी भी चीज़ें बताई जाएँगी सब ऑथेंटिक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक धात पर दूसरी धात की तह चढ़ाने के अमल को क्या कहते हैं? तो इसे बरकी मलमाकारी कहते हैं, यानी जब एक धात पर हम दूसरी धात की तह चढ़ाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? मलमाकारी कहा जाता है। जैसे अगर हम लोहे की बात अगर करें तो लोहे लोहे को ज़ंग से बचाने के लिए उसमें दूसरी धात की तह चढ़ाई जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? मलमाकारी। जैसे देखिए तांबे या पीतल के जो बर्तन होते हैं उसको हम कलई करके मँगाते हैं, ताकि उसकी उसकी जो क्या कहेंगे केमिकल रिएक्शन वग़ैरह ना हो, तो उस वो भी एक तरह की मलमाकारी है, ओके? अब देखिए 2 या 2 से ज़्यादा अशिया के हमजिन्स आमेज़े को क्या कहते हैं? हमजिन्स आमेज़ा यानी ऐसा आमेज़ा जिसे हम अलग नहीं कर सकते, यानी जो एक जान हो गया है ऐसा आमेज़ा। जैसे नमक और शक्कर को अगर हम पानी में घोल लें, तो नमक और शक्कर पानी में पूरी तरह से घुल जाती हैं, वो हमें मतलब नज़र नहीं आती। इसे हम हमजिन्स आमेज़ा कहेंगे। तो 2 या 2 से ज़्यादा अशिया का जब हमजिन्स आमेज़ा तैयार हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? महलूल कहते हैं। जैसे शक्कर और नमक का जो पानी होता है, उसे हम शक्कर नमक का महलूल कह सकते हैं, क्योंकि शक्कर और नमक पानी में पूरी तरह से हल-पज़ीर है। अब महलूल के 2 अज्जा कौन-सी होती है? यानी महलूल किन 2 अज्जा से मिलकर बनता है? तो एक तो मुहल्लिल से मिलकर बनता है और एक मुनहल से मिलकर बनता है। अब मुहल्लिल क्या है, मुनहल क्या है, ये भी हम देखेंगे। अब देखो, महलूल बनाने वाला वास्ता या माए को क्या कहते हैं? यानी जैसे सपोज़ अगर अभी मुझे लेमन जूस बनाना है, तो उसपे मैं पानी का इस्तेमाल करूँगी, तो पानी और नींबू का जो आमेज़ा तैयार होगा, पानी, नींबू और शक्कर का जो आमेज़ा तैयार होगा, जो महलूल तैयार होगा, उसके अंदर वास्ता कौन-सा है? तो उसके अंदर मेन क्या है? पानी। पानी के बगैर हम लेमन जूस या नींबू का शरबत नहीं बना सकते। तो यहाँ पर वास्ता क्या हो गया? पानी। तो पानी को हम क्या कहेंगे? यानी जिसमें चीज़ें हल की जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? मुहल्लिल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मुहल्लिल कहते हैं, यानी जिसमें भी चीज़ें हल की जाती हैं, उसे मुहल्लिल कहते हैं। और जो चीज़ हल होती है, जैसे नमक और शक्कर पानी में हल हो रहे हैं, तो पानी मुहल्लिल हो गया और नमक और शक्कर क्या हो गए उसके? मुनहल हो गए। और मुहल्लिल और मुनहल दोनों को मिलाकर जब दोनों हमजिन्स हो गए, जब एक जान दोनों हो गए, तो क्या तैयार हुआ? उससे महलूल तैयार हुआ। तो देखिए कनेक्टेड चीज़ें हैं, आपको कनेक्शन लेकर ही इनको याद रखना है, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उस पर से ही तैयार हुआ कि महलूल में हल होने वाली शय को क्या कहते हैं? तो मैं आपको अभी ही बताई हूँ कि महलूल में हल होने वाली शय को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुनहल। क्या कहते हैं उसे? मुनहल कहते हैं। तो देखिए हमने 3 चीज़ें सीखे कि 2 या 2 से ज़्यादा हमजिन्स आमेज़े को क्या कहते हैं? महलूल कहते हैं। और जिस चीज़ के ज़रिए महलूल तैयार किया जाता है या जिस वास्ते के ज़रिए महलूल तैयार किया जाता है, यानी जो माए चीज़ उसमें जो माए अश्या उसमें इस्तेमाल की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे मोहल्लिल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मोहल्लिल कहते हैं। और जो चीज़ उसके अंदर मिलाई जाती है या जो चीज़ उसके अंदर पूरी तरह से हल हो जाती है, हल पज़ीर जो होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे मुनहल कहते हैं। जैसे आप शक्कर और नमक का याद रख सकते हैं कि पानी यहाँ पर मोहल्लिल हो जाएगा, शक्कर और नमक यहाँ पर मुनहल हो जाएँगे और इन तीनों के आमेज़ा दो तीनों के मिलाने से जो आमेज़ा तैयार होगा वो मोहल्लिल हो जाएगा। ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 लीटर महलूल में मुनहल के हलशुदा मुआदिल वज़न को क्या कहते हैं? यानी 1 लीटर अगर सपोज़ मैंने लेमन जूस तैयार की, तो उसके अंदर मुनहल के हलशुदा मुआदिल वज़न को, यानी उसके अंदर मैंने कितनी शक्कर, कितना नमक या उसमें मैंने लेमन कितना इस्तेमाल किया, तो ये जो मुनहल होता है यानी जो चीज़ें हम मिलाते हैं, तो उसका जो मुआदिल वज़न होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे म्यारियत कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? म्यारियत। सालमी महलूल से क्या मुराद है? तो शय का सालमी वज़न ग्राम में, यानी वो जो शय उसमें मिलाई जाती है उसका सालमी वज़न ग्राम में अगर हम नापते हैं तो उसे सालमी महलूल कहते हैं। म्यारियत की इकाई क्या है? यानी जो 1 लीटर महलूल में जो मुनहल के हलशुदा जो वज़न होता है, मौदिल वज़न होता है, उसे हम म्यारियत में नापते हैं। तो म्यारियत की इकाई क्या है? तो म्यारियत की इकाई एन है, यानी नॉर्मल। जिस शय के आबी महलूल में से बरकी रौ गुज़र सकती हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बर्क़-गुज़ार कहते हैं। यानी अगर कोई आबी महलूल है और उसमें से बर्क़ गुज़र सकती है तो उसे क्या कहेंगे? बर्क़-गुज़ार। यानी किसी भी शय में से अगर बर्क़ गुज़र सकती है तो हम उसे बर्क़-गुज़ार ही कहते हैं। अब जिस शय के आबी महलूल से बरकी रौ नहीं गुज़र सकती उसे क्या कहेंगे? तो इसका अपोज़िट ना बर्क़-गुज़ार। अब बर्क़-गुज़ार में मौजूद आयनों की अलहदगी को क्या कहते हैं? तो इन्हें आयनी इंतिशार कहते हैं। यानी बर्क़-गुज़ार में जो आयन्स होते हैं, मनफ़ी और मुस्बत आयन्स होते हैं उसके अंदर, तो उनकी जब अलहदगी होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे आयनी इंतिशार कहते हैं।
सालमात से आयन तैयार होने का जो अमल होता है क्या कहलाता है? तो जब सालमात से आयन तैयार होते हैं उसे आयन शुद्धी कहते हैं। देखिए आयनी इंतशार यानी दो आयनों की अलैहिदगी। ओके, जो आयन्स होते हैं उनकी अलैहिदगी को हम आयनी इंतशार कहते हैं और सालमात से आयन तैयार होने का जो अमल होता है उसे आयन शुद्धी कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि आयनों की जो अलैहिदगी होती है बर्क-गुज़ार में, आयनों की अलैहिदगी उसे आयनी इंतशार कहते हैं और सालमात से जब आयन तैयार होते हैं तो उसे आयन शुद्धी कहते हैं। अब बरकी तज्ज़िया के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन को क्या कहते हैं? तो इसे बरकी तज्ज़िया खाना कहते हैं। यानी बरकी तज्ज़िया अगर हमको करना है तो इसके लिए जो बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे बरकी तज्ज़िया खाना कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बरकी तज्ज़िये का पहला कानून किसने पेश किया? यानी जो बरकी तज्ज़िया किया गया था उसका सबसे पहला कानून किसने पेश किया था? तो देखिए उसका सबसे पहला जो कानून था बरकी तज्ज़िये का माइकल फैराडे ने पेश किया था। अब बरकी बार की इकाई क्या है? यानी अगर जो बरकी बार हम लगाते हैं जैसे मनफी बरकी बार या मुस्बत बरकी बार होता है, तो बरकी बार की इकाई क्या है? हर चीज़ को नापने की एक इकाई होती है। तो बरकी बार की जो इकाई है वो कोलम है। क्या है? ये अभी आपको याद रखना है, बरकी बार की इकाई क्या है? कोलम है। ओके। अब बरके कमा का फ़र्क की इकाई क्या है? तो इसे वोल्ट में हम नापते हैं। देखिए ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये आपको 8th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में मिलेंगी। तो आप स्टेट बोर्ड जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है उसकी 8th स्टैंडर्ड की आप टेक्स्ट बुक चाहे तो रीड कर सकते हो। उसमें आपको ये सारी चीज़ें पूरी डिटेल के अंदर देखने को मिल जाएँगे। तो हम देखिए शॉर्ट सीरीज़ चला रहे हैं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। ज़्यादा डिटेल में अगर आपको स्टडी करनी है तो आप 8th स्टैंडर्ड की बुक रेफ़र कर सकते हैं यहाँ पर। तो बरकी कमा का जो फ़र्क होता है उसकी इकाई क्या है? उसकी इकाई वोल्ट है, यानी वोल्ट में बरकी कमा के फ़र्क को नापा जाता है। अब बरकी रॉ की इकाई क्या है? तो बरकी रॉ की इकाई एम्पीयर है। तो देखिए यहाँ पर सारी इकाइयाँ दी गई हैं। क्या है? सबसे पहले क्या है देखिए, बरकी बार की इकाई क्या है? तो कोलम है। बरकी कवा के फ़र्क की इकाई क्या है? तो वोल्ट है। बरकी बार की इकाई कोलम, बरकी कवा के फ़र्क की इकाई वोल्ट। और बरकी रॉ की इकाई को क्या कहते हैं? तो बरकी रॉ की इकाई को एम्पीयर कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ओके, बरकी बार की इकाई को क्या कहते हैं? कोलम कहते हैं। बरकी कवा के फ़र्क की इकाई को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। और बरकी रॉ की जो इकाई होती है उसे क्या कहा जाता है? एम्पीयर कहा जाता है। ये तीनों भी चीज़ें आपको बर्क से ही रिलेटेड है, आपको याद रखनी है। एक बार फिर से रिपीट कराती हूँ। बरकी रॉ की इकाई को क्या कहते हैं? कोलम कहते हैं। बरके कमा के फ़र्क की इकाई को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। सॉरी, बरकी बार की इकाई को कोलम कहते हैं। बरकी कमा के फ़र्क की इकाई को वोल्ट कहते हैं और बरकी रॉ की इकाई को एम्पीयर कहते हैं। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब मज़ाहिमत की इकाई क्या है? मज़ाहिमत की इकाई ओहम है। ओहम में हम मज़ाहिमत को नापते हैं। ओके, अब 1 एम्पीयर में कितने मिली एम्पीयर होते हैं? जैसे 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इस तरह से। तो वैसे ही 1 एम्पीयर के अंदर कितने मिली एम्पीयर होते हैं? तो 1000 मिली एम्पीयर होते हैं। ये क्या कहेंगे हम, स्टैंडर्ड नंबर है ये, कि 1 एम्पीयर के अंदर कितने मिली एम्पीयर होते हैं? तो 1000 मिली एम्पीयर होते हैं। ओके, अब 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो 1 कैलोरी के अंदर कितने जूल होते हैं? 1 कैलोरी के अंदर, जस्ट अ मिनट, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। ये भी आपको याद रखना है क्या है कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 1 कैलोरी में 4.1 जूल होते हैं। देखिए फिर से रिपीट करती हूँ एक बार, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये कि बरकी तज्जिया खाने का सबसे पहला कानून किसने पेश किया? माइकल फैराडे ने पेश किया। बरकी बार की इकाई क्या है? कोलम है। बरके कमा के फ़र्क की इकाई क्या है? वोल्ट है। और बरकी रॉ की इकाई क्या है? एम्पीयर है। ओके, अब मज़ाहिमत की इकाई क्या है? तो मज़ाहिमत की इकाई ओहम है। ओके, और 1 एम्पीयर के अंदर कितने मिली एम्पीयर होते हैं? तो 1000 मिली एम्पीयर होते हैं। और 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो 4.18 जूल होते हैं। ओके, अब बरकी रॉ के मकनातीसी असरात का तज्जिया किसने पेश किया? यानी जो बरकी रॉ के जो मकनातीसी असरात है उनका जो तजुर्बा किसने पेश किया? तो ओरस्टेड ने सन 1820 में इसका तजुर्बा पेश किया। किसका? बरकी रॉ के मकनातीसी असरात का तजुर्बा। ओके, यानी बरकी रॉ में जो मकनातीसी जो कशिश की कुव्वत होती है तो उसका तजुर्बा सबसे पहले किसने किया था? ये भी आपको याद रखना है कि ओरस्टेड ने सन 1820 में किया था। ओके, और बरकी तज्जिये का सबसे पहला कानून माइकल फैराडे ने पेश किया था। और बरकी रॉ के मकनातीसी असरात का तजुर्बा किसने किया था? ओरस्टेड ने सन 1820 में किया था।
जमीन से करीब तरीन सितारा कौन सा है? तो सूरज जो है जमीन से सबसे करीब तरीन सितारा है। ओके, देखिए सितारे और सैयारों में फर्क है। सूरज जो है ये सितारा है, यानी सितारे किसे कहते हैं? जो खुद अपनी रोशनी से चमकते हैं, उन्हें सितारे कहते हैं। और सैयारे किसे कहते हैं? जिसे चमकने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। जैसे जमीन एक सैयारा है, ओके, तो जमीन को चमकने के लिए या जमीन पर जो रोशनी आती है वो सूरज की वजह से आती है। तो सितारे खुद अपनी रोशनी से चमकते हैं और सैयारे जो है वो सितारों की रोशनी की मदद से चमकते हैं, या वहां से उन्हें रोशनी हासिल होती है। सूरज का जमीन से अंदाजन फासला कितना है? देखिए एग्जैक्ट फासला तो हम नाप नहीं सकते, तो उसका अंदाजन फासला कितना है? तो 15 करोड़ किलोमीटर का फासला है सूरज और जमीन के बीच में। सूरज का कुतर कितना है? कुतर यानी क्या? जैसे सपोज ये सूरज है इस तरह से, तो सूरज का यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होता है, इसको हम क्या कहते हैं? कुतर, यानी सेंटर से जो लाइन जाती है उसे हम कुतर कहते हैं। तो ये कितना है? सूरज का कुतर कितना है? तो देखिए सूरज का कुतर कितना है? 14 लाख किलोमीटर तकरीबन। यानी सूरज की जो जिसामत है, अगर उसकी साइज को अगर हम नापना चाहे तो हम इस तरह से नाप सकते हैं कि उसका जो कुतर है वो कितना है? 14 लाख किलोमीटर है तकरीबन। मतलब पूरा एग्जैक्ट नहीं, लेकिन तकरीबन 14 लाख किलोमीटर का उसका कुतर है। यानी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जिसामत में कितना बड़ा है फिर सूरज। सूरज की कमियत तकरीबन कितनी है? तो 20 अरब किलोग्राम। कमियत यानी क्या? वजन। तो उसकी कमियत कितनी है? 20 अरब किलोग्राम की उसकी कमियत है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये भी आपको याद रखना है। अब सूरज के अंदरूनी हिस्से का दर्जे हरारत कितना है? तो देखिए ये भी आपको कुछ कहकशाओं की जिंदगी ऐसा कोई सबक है स्टैंडर्ड 8 में, उसमें ही आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेंगी। तो सूरज के अंदरूनी हिस्से का दर्जे हरारत कितना है? तो सूरज के जो अंदरूनी हिस्से हैं वहां का दर्जे हरारत कितना है? 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस उसका अंदरूनी दर्जे हरारत है। देखिए सूरज से रिलेटेड ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। क्या क्या है हम एक बार फिर से रिपीट करते देखिए। सब जमीन से सबसे करीब तरीन सैयारा कौन सा है? सूरज है। सूरज का जमीन से अंदाजन फासला कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर का। सूरज का कुतर कितना है? कुतर मैं आपको बता चुकी हूँ, यानी मरकज से लेकर जो लाइन ड्रॉ की जाती है पूरे सर्कल में उसे हम कुतर कहते हैं। तो सूरज का कुतर कितना है यहाँ पर? 14 लाख किलोमीटर है तकरीबन। ओके, अब सूरज का जमीन से अंदाजन फासला 15 करोड़ किलोमीटर है और सूरज का कुतर कितना है? 14 लाख किलोमीटर। तो ये आपको आप कोरिलेट करके जान सकते हैं कि यहाँ पर 15 करोड़, यहाँ पर 14 लाख। ओके, तो सूरज का कुतर कितना है? 14 लाख किलोमीटर का। सूरज की कमियत तकरीबन कितनी है? तो सूरज की कमियत जो है वो कितनी है? देखिए यहाँ पर 20 अरब किलोग्राम की उसकी कमियत है। अब सूरज के अंदरूनी हिस्से का दर्जे हरारत कितना है? कितनी तपिश है उसमें? तो 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस जो है उसका अंदरूनी दर्जे हरारत है। मतलब हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना हॉट है वो। सूरज का अंदरूनी हिस्से में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। सूरज के अंदरूनी हिस्से में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। ओके, सूरज में कौन सा अमल मुसलसल जारी रहता है? तो सूरज में न्यूक्लियाई मिलाप का जो अमल है वो मुसलसल जारी रहता है। अब जमीन पर तवानाई का बेपनाह जरिया कौन सा? यानी सब जमीन को बेपनाह और फ्री में जो तवानाई है वो कहाँ से हासिल होती है? सूरज की वजह से हासिल होती है तवानाई। और रोशनी का वाहिद और जो हम कहेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो जरिया है जमीन के लिए वो सूरज है। ये बताने की जरूरत तो है नहीं मुझे। देखिए नेक्स्ट क्या है? किन आलात में शमसी तवानाई इस्तेमाल होती है? तो देखिए किन आलात में इस्तेमाल होती है? शमसी कुकर, शमसी आबी गर्माला और शमसी चूल्हा। इसमें शमसी तवानाई का इस्तेमाल होता है। शमसी कुकर, शमसी आबी गर्माला यानी पानी गर्म करने वाला आला, और शमसी जो चूल्हा होता है, इसमें इसका जो प्रोसेस है किस तरह से ये काम करते हैं ये भी आपको टेक्स्ट बुक के अंदर 8 और 7 स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा। ओके, कि किस तरह से ये काम करते हैं, कौन कौन से मतलब इन आलात को तैयार करने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, इसमें प्रोसेस किस तरह से होता है, सूरज की तवानाई किस तरह से मददगार साबित होती है। ये चीज़ें अगर आपको डिटेल में देखनी है तो आप 8 स्टैंडर्ड और 7 स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक रेफर करिए। शमसी तवानाई को बरकी तवानाई में तब्दील करने वाले आले को क्या कहते हैं? तो इसे जिया बरकी खाना कहते हैं। यानी जो सूरज की रोशनी होती है वो शमसी तवानाई की सूरत में होती है। और फिर ये जो आलात होते हैं, शमसी आलात जो होते हैं, इनमें जो है शमसी तवानाई को बरकी तवानाई में तब्दील करने वाला आला इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? जिया बरकी खाना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? 1981 में भारत की पन बिजली पैदा करने की सलाहियत कितनी थी? यानी जो पन बिजली होती है, जो पानी से बिजली तैयार की जाती है, तो 1981 में भारत की वो सलाहियत कितनी थी? मतलब कितनी बिजली भारत तैयार कर सकता था? तो जो
भारत बिजली तैयार कर सकता था वो कितनी थी, 12,000 मेगावाट की भारत की सलाहियत थी कि वो पनबिजली इस्तेमाल करता था। ये रह गया हमारा। ज़िया बरक़ी खाना कहाँ इस्तेमाल होता है, तो मसनूई सैयारे में जो है ज़िया बरक़ी खाने का इस्तेमाल किया जाता है। ओके। चारकोल किस तरह हासिल किया जाता है? चारकोल यानी कि जो किस हम क्या कहते हैं उसे, अगर आम लैंग्वेज में हम कहेंगे तो उसे उसका कोयला है एक्चुअली ये। तो लकड़ी को कम हवा में जलाकर जो है चारकोल तैयार किया जाता है। ओके। अब पेट्रोल के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल होने वाली शय का नाम क्या है? यानी पेट्रोल के मुतबादिल में, यानी अगर पेट्रोल नहीं है तो हम उसकी जगह पर कौन सी शय इस्तेमाल कर सकते हैं? तो एथेनॉल जो है पेट्रोल का मुतबादिल है, यानी अगर पेट्रोल नहीं है तो उसकी जगह पर हम एथेनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। काम करने की इस्तेदाद को क्या कहते हैं? यानी जो हमारे काम करने की जो इस्तेदाद है, यानी जो एबिलिटी है उसे क्या कहेंगे? तवानाई कहेंगे। ओके। अब तवानाई की मुख्तलिफ शक्लें कौन-कौन सी हैं? तो देखिए, नूर, हरारत और आवाज़। आवाज़ भी एक किस्म की तवानाई है, नूर यानी रोशनी भी एक किस्म की तवानाई है और हरारत भी एक किस्म की तवानाई है। ये तीनों भी तवानाई के ज़राए हैं या इन्हें तवानाई की शक्लें भी हम कह सकते हैं। अब क्या तवानाई बिल हरकत मनफ़ी हो सकती है? तो कभी नहीं, तवानाई बिल हरकत कभी भी मनफ़ी हालत में नहीं हो सकती। ओके। तवानाई और काम की इकाइयाँ क्या हैं? तो तवानाई की इकाई जूल है और काम की इकाई अर्ग है। ओके। तो देखिए, तवानाई से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है ये कि काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं? तवानाई कहते हैं। तवानाई की मुख्तलिफ शक्लें कौन-कौन सी हैं? नूर यानी रोशनी, हरारत और आवाज़। अब तवानाई बिल हरकत मनफ़ी हो सकती है क्या? तवानाई की 2 किस्में हैं। देखिए, तवानाई बिल कवा और तवानाई बिल हरकत। यानी अगर हम देखेंगे तो जैसे सपोज़ यहाँ पर ऊपर की जानिब कुछ पानी जमा हुआ है, तो इसमें तवानाई बिल कवा जमा है और जब ये पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहना शुरू होता है, तो इसे हम तवानाई बिल हरकत कह सकते हैं। बिजली की भी मिसाल इसी तरह से कि जब बिजली स्टोर की जाती है तो वो तवानाई बिल कवा में होती है और जब बिजली को हम ट्रांसफ़र करते हैं तो तवानाई बिल हरकत में वो तब्दील हो जाती है। तो तवानाई बिल कवा, तवानाई बिल हरकत यानी हरकत में आई हुई चीज़ों में जो तवानाई होती है उसे तवानाई बिल हरकत कहते हैं। तो तवानाई बिल हरकत कभी भी मनफ़ी नहीं हो सकती। तवानाई और काम की इकाइयाँ क्या हैं? तो तवानाई की इकाई जूल है और काम की इकाई अर्ग है। अब देखिए, काम करने की शरह को क्या कहते हैं? तो काम करने की जो शरह होती है उसे ताकत कहते हैं। देखिए, ताकत के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। ओके। तो काम करने की जो शरह होती है उसे क्या कहते हैं? ताकत कहते हैं। देखिए, ये जितनी भी आज के फैक्ट्स हैं, ये भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको 7th और 8th की ही टेक्स्ट बुक में, ज़्यादा साइंस की जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, या ऑथेंटिक तो नहीं कहेंगे क्योंकि ऑथेंटिक तो सभी टेक्स्ट बुक में दी गई है, मतलब जो ज़्यादा मालूमात है हाई लेवल की, वो आपको 7 से स्टार्ट होती है। 6 तक तो नॉर्मल होता है, ईवीएस वगैरह, लेकिन 7 से थोड़ी सी हाई लेवल की इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को शामिल किया जाता है। तो आप 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th और 10th इन टेक्स्ट बुक के अंदर ये मालूमात आपको डिटेल में मिल सकती है। ओके। तो ताकत की इकाई क्या है? ताकत की इकाई क्या है? ताकत की इकाई वॉट है। वॉट में ताकत को नापते हैं। अब 1 किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं? तो देखिए, 1000 मैंने इसलिए स्टैंडर्ड कहा 1000 को कि ज़्यादातर 1 किलो में, या जो भी हमको क्या कहेंगे हम, मिनिमम जो क्वांटिटी होती है या जो मिनिमम यूनिट होता है, कितने यूनिट मिलकर एक मैक्सिमम यूनिट बनता है? तो 1000 ज़्यादातर। जैसे 1000 ग्राम से 1 किलोग्राम बना, 1000 मीटर से 1 किलोमीटर बना, 1000 एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर से 1 एम्पियर बना, उसी तरह से 1000 वॉट से 1 किलो वॉट तैयार हुआ। तो 1000 जो है ये हमारा स्टैंडर्ड नंबर है। अब 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? तो 746 वॉट 1 हॉर्स पावर में होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, फिजिक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ये। आवाज किस तरह पैदा होती है? तो क्या है, देखिए, आवाज किस तरह पैदा होती है? किसी शय में इर्तियाश होने पर, इर्तियाश यानी क्या? वाइब्रेशन, यानी आवाज की इशाअत के लिए वाइब्रेशन होना जरूरी है। यानी आवाज पैदा करने के लिए क्या होना जरूरी है? वाइब्रेशन। देखिए, ये भी आपको 8th स्टैंडर्ड की ही टेक्स्ट बुक में मिलेगा। ओके। तो आवाज, किसी भी चीज की आवाज पैदा करने के लिए क्या जरूरी है? वाइब्रेशन होना जरूरी, यानी आवाज वाइब्रेशन के बिना नहीं पैदा हो सकती। अब आवाज की इशाअत किस तरह होती है? तो आवाज की इशाअत जो है वो तूली लहरों की शक्ल में होती है। ओके। किससे आवाज की लहरें सफर नहीं कर सकती? तो देखिए, खला में जो है आवाज की लहरें सफर नहीं कर सकती, यानी आवाज को सफर करने के लिए वास्ते की जरूरत होती है। तो खला में जो है आवाज की लहरें सफर नहीं कर सकती। तो देखिए, यहाँ पर आवाज से रिलेटेड फैक्ट्स है। क्या फैक्ट्स है? देखिए, आवाज किस तरह पैदा होती है? तो किसी शय में इर्तियाश होने पर, अगर इर्तियाश नहीं याद रहता तो वाइब्रेशन भी आप बोल सकते हैं कि वाइब्रेशन जो है जरूरी है। आवाज की अशाअत किस तरह होती है? तो तूली लहरों की शक्ल में होती है। अब किससे आवाज की लहरें सफर नहीं कर सकती? तो खला से जो है आवाज की लहरें सफर नहीं कर सकती।
अब आवाज की अशाअत के लिए क्या जरूरी है, तो देखिए माद्दी वास्ता जरूरी है। अभी मैंने आपको बताया कि आवाज की अशाअत के लिए यानी एक जगह से दूसरी जगह आवाज को जाने के लिए माद्दी वास्ता होना जरूरी है, इसलिए खलासी आवाज सफर नहीं कर सकती। आवाज का दोबारा सुनाई देना क्या कहलाता है, तो हम इसे इको साउंड कहते हैं, सदाएं बाज़े-गश्त कहते हैं। जैसे किसी पहाड़ी इलाके में अगर आप जाते हैं और वहां पर खड़े रहकर, मतलब दरमियान में खाई है, तो आप जब वहां पर किनारे पर खड़े रहकर आवाज देते हैं या अपना नाम पुकारते हैं जोर से, तो कुछ देर के बाद आपका नाम आपको दोबारा सुनाई देता है, यानी आवाज हमारी टकराती है और टकरा कर वो आवाज दोबारा हमको सुनाई देती है। तो आवाज का जो दोबारा सुनाई देना है इसे क्या कहते हैं, सदाएं बाज़े-गश्त, या इसे इको साउंड भी कहा जाता है। अब सदाएं बाज़े-गश्त के लिए कम से कम कितना फासला होना चाहिए, तो 17 मीटर, यानी कम से कम 17 मीटर का फासला दो जो यानी जो टकराव है, यानी जहां से आवाज पैदा हो रही है और जहां पर आवाज टकरा रही है, इनके दरमियान कम से कम 17 मीटर का तो भी फासला होना चाहिए। अगर उससे कम फासला है तो सदाएं बाज़े-गश्त पैदा नहीं हो सकती। तो कम से कम कितना फासला होना चाहिए, एटलीस्ट 17 मीटर का फासला होना चाहिए। अब हवा में आवाज की रफ्तार कितनी होती है, तो 340 मीटर पर सेकेंड, यानी हवा में आवाज की रफ्तार कितनी है, 340 मीटर पर सेकंड जो है हवा में आवाज की रफ्तार है। अब देखिए वो कौन सा परिंदा है जो उड़ते वक्त सदाएं बाज़े-गश्त का इस्तेमाल करता है, तो चमगादड़। क्यों? क्योंकि देखिए चमगादड़ की आंखें नहीं होती हैं। चमगादड़ जो है चमगादड़ को आंखें नहीं होती हैं, तो यानी उसे दिखाई नहीं देता है। तो जब वो सफर करता है दिन के वक्त, तो वो क्या करता है, दिन के वक्त उसे दिखाई नहीं देता है, तो वो क्या करता है, आवाज निकालते चलता है। मतलब जब वो सफर करता है तो वो आवाज, कंटिन्यू आवाज निकालता है। और अगर उसके रास्ते में कोई चीज आ जाती है तो उसे वो दोबारा सुनाई देती है। तब वो समझ जाता है कि उसे अभी रास्ता तब्दील करना है या रास्ते में कोई ऐसी चीज है जिससे वो टकरा सकता है। तो सदाएं बाज़े-गश्त का इस्तेमाल कौन सा परिंदा करता है, चमगादड़ करता है। कॉक में कितने फीसदी कार्बन होता है, देखिए हम आवाज के बारे में एक बार और रिपीट कर लेते हैं। मैं ये क्यों रिपीट करवा रही हूँ, ताकि आपको याद हो जाए। अब आवाज किस तरह पैदा होती है, तो किसी शय में इर्तियाश यानी वाइब्रेशन होने पर। आवाज की अशात किस तरह होती है, तो तूली लहरों की शक्ल में होती है। किससे आवाज की लहरें सफर नहीं कर सकती, तो खला में नहीं कर सकती। आवाज की अशात के लिए क्या जरूरी है, माद्दी वास्ता जरूरी है। आवाज का दोबारा सुनाई देना क्या कहलाता है, सदाए बाज़े-गश्त कहलाता है। सदाएं बाज़े-गश्त के लिए कम से कम कितना फासला होना चाहिए, तो 17 मीटर का। अब हवा में आवाज की रफ्तार कितनी है, 340 मीटर पर सेकंड है। वो कौन सा परिंदा है जो उड़ते वक्त सदाएं बाज़े-गश्त का इस्तेमाल करता है, चमगादड़। अब यहाँ से नई इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है। कॉक में कितने फीसदी कार्बन होता है, तो कॉक में 90 से 90 फीसदी जो है ये कार्बन शामिल होता है। ओके। कुदरती गैस कहाँ से हासिल होती है, तो पेट्रोलियम के कुओं से जो है कुदरती गैस हासिल होती है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म है। माय पेट्रोलियम गैस के अहम अज्जा कौन से हैं, तो ब्यूटीन और आइसोब्यूटीन जो है वो माय पेट्रोलियम गैस के अहम अज्जा है। देखिए ये साइंटिफिक फैक्ट से आपको याद रखना है कि ब्यूटीन और आइसोब्यूटीन जो है वो माय पेट्रोलियम गैस के अहम अज्जा है। देखिए साइंस ऐसा है जिसे आपको लर्न करना या याद रखना जरूरी ही है। तो 2 से 3 बार आप वीडियो को देखिए, रिवीजन करिए, इंशाल्लाह आपको जरूर याद हो जाएगा। तो माय पेट्रोलियम गैस के अहम अज्जा कौन से हैं, ब्यूटीन और आइसोब्यूटीन है। अब इकाई कमियत का ईंधन मुकम्मल तौर से जलने पर मिलने वाली हरारत को क्या कहते हैं, तो हरारी कीमत कहते हैं। यानी इकाई कमियत का जो ईंधन होता है अगर वो पूरी तरह से जल जाता है और उसके जरिए मतलब कुछ ज़ाय नहीं होता है और उसके जरिए जो हरारत मिलती है उसे क्या कहते हैं, हरारी कीमत कहते हैं। सबसे ज्यादा हरारी कीमत कीमत किसकी है, तो हाइड्रोजन की है। कितनी है वो, 34,500 किलो फी ग्राम जो है वो हाइड्रोजन की हरारी कीमत है। कितनी है, 34,500 कैलोरी फी ग्राम हरारत की हाइड्रोजन की हरारी कीमत है। ओके। भारी मरकजे का कम कमियत के दो मरकजों में तब्दील होना क्या कहलाता है, तो इसे न्यूक्लियाई इंशिकाक कहते हैं। यानी भारी मरकजे का कम कमियत के दो मरकजों में तब्दील होना क्या कहेंगे, उसे न्यूक्लियाई इंशिकाक कहेंगे। यूरे यूरेनियम के इंशिकाक का मुशाहिदा करने वाले साइंसदानों के नाम बताइए, तो ओटो हॉर्न और स्ट्रसमन, ये जो है इन दोनों ने यूरेनियम के इंशिकाक का जो है मुशाहिदा किया था। ओके। अब BARC का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए BARC का फुल फॉर्म क्या है, भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर। भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर जो है BARC का फुल फॉर्म है। हम महाराष्ट्र में जौहरी तवानाई का मरकज कब और कहाँ शुरू किया गया, तो 1969 में तारापुर में जो है
महाराष्ट्र में जौहरी तवानाई का मरकज शुरू किया गया 1969 में तारापुर में। अब हवा में पानी की भाप से होने वाली नमी को क्या कहते हैं? तो मर्तूबियत कहते हैं। यानी जो हवा में अगर भाप का तनासुब है तो हम क्या कहते हैं? उसे मर्तूब हवा कहते हैं। तो हवा में पानी की भाप से होने वाली नमी को क्या कहते हैं? मर्तूबियत कहते हैं। 1 मकब मीटर हवा में मौजूद पानी की भाप की कमियत को क्या कहते हैं? तो उसे मतलक मरतूबियत कहते हैं। क्या है देखिए, 1 मकब मीटर हवा में मौजूद पानी की भाप की कमियत को, यानी यहाँ पर कुछ लिमिटेड हमको वो दे दी गई है क्वांटिटी कि 1 मकब मीटर अगर हवा है तो उसमें अगर पानी की भाप, जो पानी की क्वांटिटी है उसकी भाप की क्वांटिटी अगर हम उसको नापेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? फिर उसे मतलक रुतूबत कहा जाएगा। एमकेएस निज़ाम में हरारत की इकाई क्या है? तो एमकेएस निज़ाम में हरारत को किलो कैलोरी में नापा जाता है। देखिए, दो निज़ाम है, एक सीजीएस और एक एमकेएस। इन दोनों की इकाइयाँ आपको याद रखनी है। तो एमकेएस निज़ाम में हरारत की इकाई क्या है? किलो कैलोरी है। अब घड़ी साज कौन सा अदसा इस्तेमाल करते हैं? यानी जो घड़ी साज है वो घड़ी बनाते टाइम कौन सा अदसा इस्तेमाल करते हैं ताकि जो घड़ी के बारीक बारीक पार्ट्स है उसको बड़ा करके देखा जा सके? तो देखिए, मोहद्दी बदसे का इस्तेमाल करते हैं। मोहद्दी बदसे से क्या होता है कि जो घड़ी के बारीक पार्ट्स है वो हमको थोड़े बड़े नजर आते हैं और उसे रिपेयर करने में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नूरी मरकज और नुक्ते मास्का के दरमियानी फासले को क्या कहते हैं? तो इसे तूले मास्का कहते हैं। अब ये नूरी मरकज क्या है, नुक्ते मास्का क्या है, इसके लिए आप 8th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक रेफर कीजिए। ओके, नूरी मरकज और नुक्ते मास्का के दरमियानी फासले को क्या कहते हैं? नूरी मरकज यानी जहां से नूर पैदा होता है, रोशनी पैदा होती है, उसे हम नूरी मरकज कहते हैं। तो नूरी मरकज और नुक्ते मास्का को जो दरमियानी फासला होता है उसे तोले मास्का कहते हैं। ओके, मकर अदिशा से मिलने वाला अक्स कैसा होता है? देखिए, मकर अदिशा जो है उससे मजाजी छोटा और सीधा अक्स हमको नजर आता है। ओके, मजाजी छोटा और सीधा, और जो मुहद्दी बदिशा होता है उससे हमने अभी ही देखे कि उससे थोड़ा बड़ा हमको नजर आता है, यानी जो जसामत रियल होती है उससे हमको बड़ा वो नजर आएगा। तो मजाजी छोटा और सीधा नजर आता है मकर अदिशे से जो अक्स है वो। अदिशे की ताकत की इकाई क्या है? अदिशे की ताकत की इकाई क्या है? डायप्टर है। किस अदिशे की ताकत मनफी होती है? तो मकर अदिशे की जो ताकत है वो कैसी होती है? मनफी होती है। किस शय को आंख पर जोर दिए बगैर देखने के लिए कम से कम कितना फासला होना चाहिए? किसी शय को आंख पर जोर दिए बगैर देखने के लिए कम से कम कितना फासला होना जरूरी है? तो किसी शय को आंख पर जोर दिए बगैर देखने के लिए कम से कम कितना फासला होना ज़रूरी है? तो 25 सेंटीमीटर। इसलिए कहा जाता है कि टीवी वगैरह को जो है वो एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर के फासले पर मतलब सॉरी, मतलब मोबाइल वगैरह जो है इसको हमें एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर के फासले पर रखना चाहिए। मोबाइल अगर हम है या कोई किताब हम अगर रीड कर रहे हैं तो एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर का फासला हमारी आंखों के और मोबाइल या हमारी बुक के दरमियान होना चाहिए। यहाँ पर टीवी मैंने गलती से बोल दिया। तो हमारी बुक या हमारी आंखों के दरमियान, मोबाइल फोन या आंखों के दरमियान एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर का तो भी फासला होना चाहिए। वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को आप एक दो बार ज़रूर रिवीजन करिए ताकि आपको ये सारे फैक्ट्स याद हो जाए। रेफरेंस के लिए आप टेक्स्ट बुक को रेफर कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए जो टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और कहीं अगर मुझसे कुछ बताने में मिस्टेक हो गई है तो मैं माज़रत चाहती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।